चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या अतीक अहमद को योगी आदित्यनाथ ने मरवाया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ही अतीक अहमद को मरवाया है। इसका कितना % तक ये बात सच्चाई है, इसके बारे में हम जानते हैं और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि धारा 144 क्या होती है और यह किन स्थितियों में लागू की जाती है। चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं कि अतीक अहमद कौन था। देखिए, अतीक अहमद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिताजी टांगे चलाते थे, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे टांगे का मतलब होता है टमटम, जो घोड़े के द्वारा खींचा जाता है गाड़ी को, उसी को हम लोग टमटम बोलते हैं गांव की भाषा में। वहीं उसके पिताजी चला करके उनके घर की रोजी रोटी को चलाते थे। हालांकि बात किया जाए तो शुरुआती दौर में अतीक अहमद ऐसा नहीं था जैसे कि अभी के डेट में हो गया था। देखिए, बात दरअसल ऐसा है कि वो इतना ना गरीबी के दौर से गुजरा हुआ था कि गाँव के लोग उसे चिढ़ाते थे और गरीबी के मार खा करके वो व्यक्ति बहुत परेशान हो चुका था। हालांकि उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा था, 10वीं तक पढ़ाई भी किया था। हालांकि 10वीं के एग्जाम उन्होंने दिया तो उसमें फेल कर गए और 10वीं की एग्जाम में जब फेल हो गए तो उन्हें एक दिमाग में आइडिया आया कि अब हम पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें करोड़पति बनने का सपना देखना चाहिए। और उन्होंने वैसा ही किया, करोड़पति बनने का सपना देखा और टाटा बिरला जैसे व्यक्ति को फॉलो किया। लेकिन उस मार्ग पर नहीं चल करके उन्होंने बहुत कम समय में अमीर बनने का सपना देख लिया और बहुत कम समय में अमीर बनना चाहा। लेकिन बहुत कम समय में अमीर बनने के लिए तो कुछ गलत काम ही करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने गुंडा माफिया जैसे व्यक्तियों को फॉलो किया और गुंडा माफिया बन गए। लेकिन उनका मेन मकसद गुंडा माफिया बनना नहीं था। मेन मकसद था उनके समय में उनके एरिया का प्रसिद्ध गुंडा चांद बाबा को पीछा करना और चांद बाबा को टक्कर देने के लिए उन्होंने गुंडा पार्टी को ज्वाइन किया और गुंडा पार्टी का वो अध्यक्ष बन गए और मेन लीडर बन के गुंडा पार्टी को चलाने लगे। यदि पूरे भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री को खंगाला जाए तो इससे मालूम चलता है कि भारत के अधिकतर नेता पहले गुंडा ही थे और अपने बंदूक के दम पर सत्ता को हासिल किए हुए हैं और बंदूक के दम पर वे अभी शासन कर रहे हैं। और उसी में से एक का नाम आता है अतीक अहमद, जो यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में उन्होंने सपा बसपा जैसे पार्टियों को ज्वाइन करके और कुछ दिन तक उन्होंने विधायक के पद पर रहा और विधायक के पद के रहने के बाद उन्होंने संसद का भी पद ज्वाइन किया। हालांकि बात किया जाए तो लोग उनका समर्थन नहीं करते थे, लेकिन लोग को तो अपनी जान प्यारी थी। लोग बंदूक के दम के चलते उनको सपोर्ट करते थे, उनको वोट देते थे और उन्होंने जिता देते थे। हालांकि किसी को जान अपनी प्यारी होती है और अपने जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे लोग, इसलिए उनको चुनते थे और वे आसानी से संसद और विधायक जैसे पदों पर राज करते थे, एक तरफा राज। देखिए, यदि बात किया जाए अतीक अहमद के मामला को तो बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ से जोड़ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा कि आखिर इसमें मामला क्या है, लेकिन अभी तक कोई ओपिनियन नहीं आया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से या कोई सोशल मीडिया की तरफ से। हालांकि फर्जी खबरें बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस खबर का। लेकिन फर्जी खबर वाला को यह भी तो मालूम नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का शासन है, उन्हें उठा के जेल में डाल देंगे। इसलिए सही जानकारी दीजिए और लोगों को भ्रमित मत कीजिए आप लोग। इसका भी कोई ओपिनियन नहीं आया है कि इसमें किसका हाथ है। आखिर ओपिनियन आने के बाद मालूम चल ही जाएगा कि इसमें किसका हाथ है। हम सभी राजनीतिक पार्टियों से एक बात पूछना चाहते हैं, यदि आप में दम होगा तो इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा। हालांकि कोई स्टूडेंट को जॉब देने से पहले आप लोग उसमें 75 को डिग्री मांगते हैं, लेकिन आप टिकट देने से पहले क्यों नहीं राजनेता से 75 को डिग्री मांगते हैं? क्यों आप गुंडा माफिया जैसे लोगों को टिकट दे देते हैं और वहीं गुंडा माफिया जब आगे चल करके कोई काम गलत करता है तो उसके बाद आप लोग कहते हैं कि नहीं इसमें हमारा हाथ नहीं है। आखिर अतीक अहमद जैसे मामला को जिम्मेदार कौन है इसमें? हमारे देश में लाखों अतीक अहमद जैसे राजनेता हैं जो गुंडा माफिया से आते हैं और इस गुंडा माफिया को आप कैसे देते हैं टिकट? कोई भी राजनेता या कोई भी पार्टी को टिकट देने से पहले आप उसकी एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए, आखिर उसकी योग्यता कितनी है, उसकी पढ़ाई कितनी है। हमारे हिसाब से तो एक कानून ही बना देना चाहिए, जैसे कि मान लिया हमको चुनाव लड़ना है वार्ड का तो हमको ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन फाइनल वाले व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से कोई छात्र दरोगा का फॉर्म भरने से पहले उसको ग्रेजुएशन फाइनल होना पड़ता है, उसी प्रकार वार्ड के चुनाव लड़ने से पहले उसको ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। और यदि मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता है तो अनपढ़ गंवार मुखिया नहीं बनना चाहिए अपने देश में, और उसमें कानून लगा देना चाहिए कि कम से कम PhD जो किया होगा वही मुखिया बन सकता है। और विधायक के चुनाव लड़ने के उम्मीदवार को कम से कम BPSC में PT क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद विधायक का चुनाव लड़ने दीजिए। और साथ ही आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, मोदी जी कम से कम ये भी नियम लगा दीजिए कि कोई यदि सांसद बनना चाहता है तो उसको कम से कम BPSC में PT और मेंस दोनों क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन इसमें तो आपको भी तो दिक्कत है, आप तो चाय बेच करके PM बने हुए, आप कैसे इसमें कीजिएगा? आपका भी कहीं डिग्री खोजा जाएगा तो आप भी पार हो जाएगा इस सतह से। और यदि CM बनने की कोई सोच रहा है तो उसको CM बनने के लिए UPSC जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए योग्यता बनाइए, तो अब देखिए देश का कैसे विकास होता है। नहीं होगा उसके बाद हमसे आगे पूछिएगा। लेकिन अधिकांश यदि बात किया जाए भारत के सत्ताधारियों का तो 89% जो सत्ताधारी हैं वो लगभग बिना डिग्री के हैं और बिना डिग्री के अपने सत्ता में राज कर रहे हैं। क्या देश का विकास कीजिएगा आप लोग? और बात किया जाए आपका भी तो आप नरेंद्र मोदी जी की बात सुन लीजिए, यदि इतना आप लगा देते हैं यदि नियम, या कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरे बात सुनिए, इतना नियम यदि लगा देता है तो शायद उसको सत्ता नसीब नहीं होगा जिंदगी में कभी, इतना हम कह देते हैं। और किसी में दम है तो UPSC जैसे और BPSC जैसे एग्जाम को क्वालिफाई
क्वालिफाई करके कोई राजनेता हमें बता दे। इतने यदि सभी राजनीतिक पार्टी मिल करके कर देते हैं तो हम इतना दावा के साथ कह देते हैं कि भारत का विकास इतना आगे हो जाएगा कि कोई देश आंख उठा करके भी नहीं ताकेगा। कम से कम इस बहाने लोग तो शिक्षित हो जाएंगे और देश का विकास बहुत तेजी से होगा। लेकिन जितने भी अनपढ़ हमारे नेता हैं वो सभी के सभी उनकी कुर्सी खाली हो जाएगी और इसमें शिक्षित व्यक्ति नेता के पद पर बैठ पाएंगे। देखिए अभी अतीक अहमद की जहां हत्या हुई है वहां पे धारा 144 लगाई गई है। आखिर धारा 144 क्या होती है और किन स्थितियों में इन्हें लगाई जाती है, चलिए हम बता देते हैं। देखिए धारा 144 का मतलब होता है कि कोई भी जगह पर अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ससुर से एक जगह इकट्ठा है, इसमें धारा 144 लगा हुआ है तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। और धारा 144 उस स्थिति में लगाई जाती है जहाँ पे शांतिमय व्यवस्था चाहिए और शांतिमय व्यवस्था के लिए धारा 144 लगाया जाता है जिसमें शांति बरकरार रहे, कोई भी व्यक्ति फूट फाए कहीं भी चौक पर नहीं बोल सके और 10 गो लोग एक जगह नहीं हो पाए, इसलिए धारा 144 लगाया जाता है। और धारा 144 के तहत कोई व्यक्ति यदि पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 3 साल तक तो जेल में खटना ही है, उसके अलावा कोई उनको गुजारा नहीं है। 3 साल तक जेल से बाहर नहीं हो सकते हैं, 3 साल के अंदर वो नहीं आ सकते हैं यदि सरकार अच्छी तरह से उसको सुन ले तो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।